फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोस में हमने अर्ली वैदिक जो एज है वो हमने देखी थी और अब हम स्टार्ट करेंगे लेटर वैदिक एज। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे, लेटर वैदिक एज स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे सोर्सेस जो कि हमारे पास अवेलेबल है टू स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि इसमें जो आपके जो वेद हैं उनके बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी इसमें कवर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल्सो लाइक शेयर अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। सो लेट्स स्टार्ट। अब सोर्सेस में जाने से पहले सबसे पहले हम हिस्ट्री देखेंगे कि हिस्ट्री होती क्या है। तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज़ ए नरेशन ऑफ पास्ट बेस्ड ऑन अवेलेबल सोर्सेज। मतलब पास्ट में जो हुआ उसको हम नरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल सोर्सेस। और कॉरोबोरेट करने के लिए अब आजकल हमारे पास जो मतलब मॉडर्न एज है उसमें हमारे पास क्या क्या कॉरोबोरेशन के लिए हमारे पास क्या क्या टेक्निक्स है। हमारे पास कार्बन डेटिंग है। कॉरोबोरेशन मतलब हमें पता कैसे चले कि ये ऑथेंटिक है या नहीं। तो कार्बन डेटिंग है, जो कार्बन 14 से डेटिंग होती है उससे आप एज पता लगा सकते हैं। फिर हमारे पास जियोलॉजिकल एनालिसिस या जियोलॉजिकल टेक्निक्स होती हैं। और एनवायरमेंटल जो स्टडीज़ है या एनवायरमेंटल जो सोर्स है वो भी इसमें हमारी हेल्प करते हैं। और इससे जो काफ़ी टाइम में जो हमारी जो एपिक्स है उनमें जैसे चीज़ें थी जो कि मिथ मानी जाती थी, अभी हमें रिसेंटली उनके भी कुछ केसेस में प्रूफ मिले हैं। जैसे कि जो द्वारका सिटी है, जो एंशियंट सिटी मेंशन्ड है महाभारत में, जो कि एक एपिक है। तो इसको एक ये जो सिटी है ये हमें मिली नहीं थी, तो इसको हम इमेजिनरी मानते थे। लेकिन हमने अभी आर्कियोलॉजिकल उसमें देखा है स्टडी में, जो अंडर वाटर जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने ये एक सबमर्ज सिटी उन्होंने डिस्कवर की है, जो कि कहना है कि ये जो सिटी है ये द्वारका ही है। तो ऐसे हमने आर्कियोलॉजी से हमने ये जो द्वारका जो था इसका हमें अभी प्रूफ मिल गया। तो ये जैसे एक एग्जांपल हो गया। सिमिलरली जो भागवत है, बागपत डिस्ट्रिक्ट है वेस्टर्न यूपी में, सनोली करके, तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि एक चैरियट मिला है। तो चैरियट का मतलब होता है रथ। तो ये हमारा जो महाभारत टाइम का जो स्टोरी है या जो महाभारत टाइम की जो एपिक है जो, तो उसको ये थोड़ा जस्टिफाई करता है। तो अभी ये फुल प्रूफ मतलब प्रूफ्स नहीं है, ये अभी ये स्टडीज़ अभी हो रही हैं। जैसे कि आपको पता है कि आर्कोलॉजिकल स्टडी जो है ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ हो रही हैं और ये एनालिसिस वगैरह चल रहा है। बट आप देख सकते हो कि जो हमारा जो नरेशन है और पास्ट का अवेलेबल सोर्सेज जैसे है कि हमारे एपिक्स है या हमारे वेद है, तो इनको आज के डेट में हम सब्सटेंशिएट कर सकते हैं बाय दीज साइंटिफिक मेथड्स। अब हम बात करते हैं कि जो सोर्सेज हैं, तो इसके बारे में हमने पहले भी स्टडी किया था कि जो सोर्सेज, जो दो मेन सोर्सेज होते हैं, वो जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो है नंबर 1 पे है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जो कि हम डिस्कवर करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो कि फाइंड आउट करते हैं साइट्स पे जाके एंड वहाँ पे डग आउट करते हैं। तो वो वाला जो सोर्स होते हैं वो सोर्सेज। और दूसरे हैं हमारे लिटरली सोर्सेज। लिटरली सोर्सेज मतलब जो भी बुक्स वगैरह या जो भी रिटन मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, तो वो हमारा हिस्ट्री को नरेट करने में मदद करता है। तो आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज है उसके अंदर क्या आता है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर आता है एपिग्राफिक जो सोर्सेज है। एपिग्राफिक सोर्सेज का मतलब है कहीं पे आपको कुछ खुदा हुआ या कुछ लिखा हुआ दिख गया, तो वो आपका एपिग्राफिक सोर्सेज। फिर इसमें आते हैं न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज। न्यूमिस्मेटिक मतलब आपको कोई कॉइन्स मिले हैं जिनसे कि आप कोई इन्फॉर्मेशन पता लगा रहे हो। जैसे कोई किसी किंग है और आपको उसमें डेट वगैरह भी पता चल रही है कि कौन सी सदी का वो कॉइन है, तो वो होते हैं न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज। और बाकी जो है एक्सकवेशन मतलब ज़मीन के अंदर जब आप खुदाई करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ से खुदाई करके मिलती है, क्योंकि ओवर द टाइम ऐसे लेयर्स हो जाती है। तो जब से आप खुदाई करोगे तो ये जो अर्लीस्ट लेयर है यहाँ पे अगर आपको खुदाई के दौरान, जैसे अगर हमारे प्रेजेंट डे सेटलमेंट सपोज यहाँ पे है, तो आप नीचे नीचे एक्सकवेट करते जाओगे तो सपोज़ आपको यहाँ पे कोई सिटी बसी हुई दिख गई या कोई हिडन कोई और चीज़ें दिख गई, आपको कहीं किसी के पोर्ट्रेट दिख गया या आपको कुछ और ऐसे सोर्सेज दिख गए, घर बने हुए दिख गए या मिट्टी दिख गई या और स्टोन्स आपको मिल गए कुछ अलग तरह के। तो ये सारे हमारे एक्सकवेशन में जो मिलते हैं, तो इसको हम आर्कियोलॉजिकल या एक्सकवेशन सोर्सेज हम बोलते हैं। तो बाकी है लिटरेरी सोर्सेज में हमारे पास जो अवेलेबल है, लिटरेरी सोर्सेज में हमारे पास
कुछ बुक्स हैं जो अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारे पास है वेद, तो ये हमारा सोर्स है। फिर हमारे पास पुराण भी हैं रिटन। फिर हमारे पास एपिक्स हैं, जैसे कि महाभारत, रामायण वगैरह, ये सब एपिक्स में आते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो बुद्धिस्ट और जैन जैन जो लिटरेचर है वो है हमारे पास। बुद्धिस्ट एंड जैनिज़्म का जो लिटरेचर है वो हमारे पास है। विनय पिटका, सुत पिटका, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। फिर हमारे पास संगम लिटरेचर है। अगर हम साउथ की तरफ जाएँ तो उनके जो सोर्सेज है वो हमारे पास संगम लिटरेचर में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। एंड जो सिक्स्थ है वो होता है कि जो बायोग्राफीज़ अगर कोई बाहर से विज़िट करने आया है, जैसे कुछ पीरियड्स में या कुछ हिस्ट्री के टाइम में बाहर के देशों से लोग विज़िट करने आते हैं, तो वो अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं, या फिर राजा खुद ही अपनी कोई ऑटोबायोग्राफी में बनाता है और वो हमारे पास अवेलेबल है। तो उससे भी हमें उस टाइम के काफ़ी सारे जो सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी और रिलीजन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सेवन्थ हमारे पास है जो कि पोइट्री या जो ड्रामा होते हैं वो हमारे सोर्सेस होते हैं। तो पोइट्री और ड्रामा कैसे सोर्सेस होते हैं, क्योंकि पोइट्री और जो ड्रामा होते हैं वो उसी समय की सोसाइटी के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। तो जो कॉन्करेंट जो सोसाइटी होती है उसी के ऊपर वो बेस्ड होते हैं। जैसे आज के डेट में अगर आप कोई ड्रामा देखोगे या पोइट्री देखोगे तो आपको जो आज की सोसाइटी की जो चीज़ें हैं वो उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होंगी। तो उससे हमें पोइट्री या ड्रामा में जो मेंशन है या जिस टॉपिक्स पे है तो उससे हमें वहाँ के सोसाइटी और वहाँ के स्ट्रक्चर, पॉलिटी का काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाता है। तो ये जो 7 सोर्सेज है ये मेन हमारे लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं, लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं। तो अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री में वैसे तो जो प्राइमरी जो इम्पोर्टेंस दी जाती है हमेशा से वो लिटरेरी जो सोर्सेज है उनको दी जाती है। बट जहाँ पे जैसे प्रोटो हिस्ट्री है या यहाँ पे आपको प्री हिस्टोरिक जो पीरियड होता है, प्री हिस्टोरिक या फिर जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, जहाँ पे कोई रिटन रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं है, तो वहाँ पे जो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इन पीरियड्स के भी काफ़ी सिग्निफिकेंट होते हैं, क्योंकि वो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। वो आपको ये जो लिटरेरी सोर्सेज हैं इनकी वैलिडिटी भी आपको देते हैं। तो जिस तरह के सोर्सेज है उसको हम 2 तरह से और भी डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्राइमरी सोर्सेज और एक होता है सेकेंडरी सोर्सेज। तो प्राइमरी सोर्सेज में क्या आता है, प्राइमरी सोर्सेज में आते हैं जो भी आर्कियोलॉजिकल जो आर्टिफैक्ट्स है। आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स मतलब जो भी चीज़ें आपको ज़मीन के अंदर से आपको मिली हैं वो आपके आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स होते हैं। सेकंड इसमें आते हैं आपके टेंपल रिकॉर्ड्स इसलिए कि टेंपल रिकॉर्ड्स बहुत आपके एशियंट टेंपल्स में या बहुत टेंपल्स में आपको मिले। थर्ड इसमें आता है तालपत्र या तालपत्र होते हैं कि पत्तों पे लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट होती है। ये पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट इसको बोलते हैं कि ये पत्तों पे कुछ हमें इंस्क्रिप्शंस या कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, तो ये हमारा प्राइमरी जो सोर्स है वो है। तो ये जो तालपत्र होता है मैन्युस्क्रिप्ट, जो पाम लीफ पे पूरी मैन्युस्क्रिप्ट लिखी है, और इसके अलावा पाम लीफ में अगर कोई इंस्क्रिप्शन लिखी है तो वो भी एक हमारा प्राइमरी सोर्स है। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये कहीं पे भी लिखे जा सकते हैं, जैसे पिलर्स पे भी है। अपार्ट फ्रॉम पाम लीव्स, जैसे हम इसको इस तरह से लिख देते हैं कि फोर्थ वाला जो सोर्स है, प्राइमरी सोर्स, वो हमारा है इंस्क्रिप्शंस का। तो इंस्क्रिप्शंस हमें या तो अगर हमें मिली हैं पाम लीव्स पे या फिर हमारे पास पिलर्स पे हैं या हमारे पास पोट्स मतलब बर्तनों वगैरह पे आपके कोई इंस्क्रिप्शन वगैरह आपको अवेलेबल है, या फिर रॉक्स पे। तो जब हम अशोका पीरियड में जाएंगे, मौर्यन एज पे, तो हम देखेंगे कि अशोका के काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शन मतलब कि राजा ने अपने बारे में कुछ भी बेसिकली कार्व आउट किया हुआ है या लिखा हुआ है किसी रॉक पे या किसी पिलर पे, तो या फिर पाम के जो पत्ते हैं उन पे, तो इन सबको हम इंस्क्रिप्शंस बोलेंगे। तो ये इंस्क्रिप्शंस वगैरह ये सब हमारा आता है प्राइमरी सोर्स में। अब ये जो प्राइमरी सोर्सेज हैं इनका यूज़ करके जो जैसे हिस्टोरियंस ने कोई रिसर्च पेपर लिखा है या कोई बुक लिखी है, रिसर्च पेपर
या फिर कोई बुक्स लिखी हैं। तो वीडियो रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो हम बात कर रहे थे कि प्राइमरी रिसोर्सेज की, और सेकेंडरी रिसोर्स में आती है रिसर्च पेपर्स, बुक्स, आर्टिकल्स, जो कि इन प्राइमरी सोर्सेज को बेस बना के लिखा गया है, और जिनके बेसिस पे जो सब्सीक्वेंट रिसर्चर्स हैं या जो सब्सीक्वेंट जो हिस्टोरियंस हैं वो इनको बेस बना के अपना आगे की हिस्ट्री लिखते हैं। तो ये होती है सेकेंडरी सोर्स। तो दो तरह का हमने सोर्सेस पढ़ा है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। अब जो रिटर्न जो प्राइमरी सोर्स है वो भी दो तरह का ही हमने देखा था कि एक तो ये इंस्क्रिप्शंस है, एक तो ये है इंस्क्रिप्शंस, एंड सेकंड हमने देखा था कि जो सेकंड होती है कि जो रिटर्न भी, जो पब्लिश्ड भी कोई भी अगर सोर्स है तो वो भी प्राइमरी उसमें आपका आ जाएगा। इसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स भी है, ये भी रिटर्न में आती है। बाकी ये तो ये आपको बताया आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स है, ये टेम्पल रिकॉर्ड्स भी अलग हैं। तो ये हमारी रिटर्न सोर्सेज हैं। तो ये जो वीडियोज़ है ये काफ़ी डिटेल्ड वीडियोज़ हैं। ये आपको अपनी ग्रेजुएशन में या आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उन सब में ये काफ़ी हेल्प करेंगे, या फिर आपको जनरली ही हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट हो तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा अभी तक। तो हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि लिटरली सोर्सेज का इम्पोर्टेंस क्या है, और जो लिटरली सोर्सेज है उसको किस तरह से हम पढ़ें। तो किस तरह से पढ़ें मतलब सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि जो लिटरली सोर्सेज है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसका पर्पस क्या है, मतलब वो किसके लिए कंपोज किया गया है और किसने उसको कंपोज किया है। तो कंपोज बाय होम, एंड एड्रेस टू आप बोल सकते हो कि एड्रेस टू विच पर्सन। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई लिटरली जो सोर्स है, सपोज़ कोई कविता है तारीफ़ की जो कि एक राजा के मंत्री ने उसके लिए लिखी है, तो उसको आप एक्यूरेट पूरा नहीं मान सकते, क्योंकि अगर वो उसी का एम्प्लॉयड है और राजा का ही मंत्री है तो ऑब्वियसली उसने उसमें उसकी अगेंस्ट जाके तो क्रिटिसिज्म तो ज़्यादा नहीं लिखा होगा, उसमें प्रेज़ ही ज़्यादा होगी। तो वो हमें वो देखना पड़ता है कि सबसे पहले कि लिटरली का जो सोर्स है उसका पर्पस क्या है। एंड सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है देखने की वो होती है कि इसका सोशल या कल्चरल कंटेक्स्ट क्या है। तो कंटेक्स्ट भी जिस कंटेक्स्ट में कोई बुक या कुछ पेपर लिखा गया तो उसका कंटेक्स्ट भी हमें जानना ज़रूरी होता है उसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे कि इसमें एक जो क्राइटेरिया है कि जो ज़्यादा ऑथेंटिसिटी है अगर आपको टेस्ट करनी है किसी भी टेक्स्ट की, तो इसमें जो एक क्राइटेरिया होता है कि अगर वो टेक्स्ट उसी पीरियड में लिखा हुआ है जिस पीरियड की वो बात कर रहा है तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक है। तो इसका कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि सपोज़ हमारे पास कोई 1600 बीसी का हमारे पास कोई टेक्स्ट है और वो टेक्स्ट 1600 बीसी के बारे में ही बताता है या उसी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, तो क्योंकि वो उसी का कंटेम्प्रेरी सोर्स है, कंटेम्प्रेरी मतलब सेम ही पीरियड का सोर्स है, तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक है। लेकिन अगर यही जो टेक्स्ट है सपोज़ ये हमारा 750 AD का सपोज बात कर रहा है, लेकिन ये जो लिखा गया है या ये ओवर द टाइम लिखा गया है या ये लिखा गया है सपोज़ आप मान लीजिए ये लिखा गया है 150 AD में या उससे भी लेट लिखा गया है, तो ओवर द टाइम लिखा गया, तो अभी से लेके 750 से लेके 150 तक जाते जाते इस जो टेक्स्ट है क्योंकि ये लिखा बहुत बाद में हुआ है और ये रेफ़र कर रहा है इस वाले पीरियड को, तो इसमें जो फैक्ट्स है वो एकदम एक्यूरेट हम नहीं मान सकते, क्योंकि हो सकता है कि वो जो फैक्ट्स है उनमें कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो भी जुड़ जाएं, मतलब कुछ कुछ एजम्पशंस भी हों इसमें, या जो इन्फॉर्मेशन है वो उसमें ज़्यादा करेक्ट ना हो, क्योंकि उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें का ऐड होने का हमारे पास जो है वो खतरा रहता है। तो इससे आप ऑथेंटिसिटी का जो जो हमारे पास ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स है वो हम उसी को मानते हैं जो कि जिस पीरियड का सोर्स है उसी पीरियड के लिए ही उसी पीरियड में ही लिखा गया हो। अब इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हम रामायण और महाभारत का एग्जांपल लेते हैं। अब जो रामायण और महाभारत है ये ओरिजिनल जो जो इसकी मैन्युस्क्रिप्ट है या जो भी ओरिजिनल लिखा होगा वो हमें नहीं पता है कि वो कब लिखा गया है, लेकिन इसमें ओवर द पीरियड बहुत सारे एडिशंस हैं और बहुत सारे वर्जन्स हैं इन दोनों एपिक्स के। तो कौन से वर्जन में क्या चीज़ ऐड हुई है या कौन सा वर्जन किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, किस चीज़ को शो कर रहा है, तो वो उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरियंस को रिसर्च करनी पड़ती है। तो ये वाली जो चीज़ है ये आपकी जो एपिक्स है या जो ओवर द टाइम लिखे जाते हैं इसमें ये वाली जो चैलेंज हमेशा ही फेस करना पड़ेगा।
अब जो दूसरा जो मेन चैलेंज जो हिस्टोरियंस के सामने आते हैं, वो दूसरा चैलेंज होता है कि रिलायबिलिटी मतलब कि जैसे अगर अभी हमने देखा था कि जो सोर्सेज हैं, वो सोर्सेज हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। हमारे पास जो सोर्सेज अवेलेबल हैं वो हमारे पास है वेद, हमारे पास है पुराण, हमारे पास है एपिक्स जो महाभारत या रामायण है, या फिर हमारे पास बुद्धिस्ट और जैनिज़्म के लिटरेचर हैं। तो ये सारे आप देखोगे इन सब का जो नेचर है ये रिलीजियस नेचर है। तो रिलीजियस नेचर मतलब ये सबसे ज़्यादा रिलीजन की बातें कर रहे हैं। या इनमें जैसे ऋग्वेदा में हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि ऋग्वेदा में क्या है, ऋग्वेदा में हिम्स हैं। और हिम्स किस चीज़ के हैं, तो हिम्स जो उनके जो गॉड जिनको मान रहे हैं वो नेचर के या नेचर एलिमेंट्स के जो हिम्स हैं, या बाकी अपने मतलब रिलीजियस प्रेयर्स टाइप की जो है वो है इनमें। तो इसमें कोई स्पेसिफिक कोई क्रोनोलॉजी नहीं है, वो तो हिस्टोरियंस ने इन्फरेंस से पता लगाया कि सोसाइटी इस तरह की होगी या पॉलिटी इस तरह की होगी। बट ऋग्वेदा में कोई भी पहली बात तो क्रोनोलॉजी मेंशन नहीं है। क्रोनोलॉजी मतलब कि कोई टाइम स्टैम्प नहीं है, कोई टाइम मेंशन नहीं है कि इस टाइम पे ये है, इस टाइम पे वो है, जो भी जैसे कि हिस्ट्री हमारे लिखी जानी चाहिए आइडियली। सेकंड, इसमें कोई एज सच कोई इवेंट्स भी मेंशन नहीं है। इसमें ये क्या, ये एक रिलीजियस टेक्स्ट है। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ये इंडियन लिटरेचर के साथ या इंडियन जो लिटरेरी जो सोर्सेज है उसके साथ हैं कि इंडियन हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने में इसलिए ही चैलेंजेस फेस होते हैं हिस्टोरियंस को। और ये सब इसलिए भी है क्योंकि ये सारे जो भी लिटरेचर है ये श्रुति लिटरेचर है, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे भी। श्रुति का मतलब होता है कि ये सब ओरल लिटरेचर्स है, मतलब ओरल ट्रेडिशन था इंडियन जो हिस्ट्री में हमारे पास। तो ओरल ट्रेडिशन का मतलब है कि जो जितने भी ये जो वेदा है ये भी कंपोज किए गए हैं, मतलब ये ओरली एक गुरु से अपने शिष्य को बताए गए हैं और ऐसे ये आगे के जनरेशन में पास ऑन हुए हैं। तो इनको पहले कहीं पे भी लिखा नहीं गया है। तो ये भी एक जो चैलेंज है वो इस वजह से भी है। हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज के फॉर्म में जैसे लैंड ग्रांट्स वगैरह भी है। लैंड ग्रांट्स वगैरह के जब लैंड ग्रांट्स होता था तो राजा अपनी तारीफ में या राजा की तारीफ में कुछ कुछ लिखा जाता था, जिससे हमें जीनोलॉजी पता चली। जीनोलॉजी मतलब कि ये राजा फर्स्ट किंग है, उसके बाद सेकंड किंग आया, उसके बाद ये वाला थर्ड किंग आया। तो ये जो हम एक चाइनीज़ पिलग्रिम आया था इंडिया में, तो उसने भी ये बात ऑब्जर्व की थी कि इंडिया में उसने देखा कि अलग अलग जो रीजन्स है या उस टाइम पे अलग अलग किंगडम्स होते थे। तो हर एक अलग अलग किंगडम में जो रिकॉर्ड मेकिंग एक डिपार्टमेंट होता था, एंड रिकॉर्ड मेकिंग डिपार्टमेंट में अलग ऑफिशियल्स होते थे जो कि सारा रिकॉर्ड रखते थे कि कौन राजा के बारे में एंड बाकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी घटनाएं हैं उसके बारे में। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि कौन कौन से हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज हैं। उसके बाद हमने देखा कि सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री कौन कौन से हैं। हमने देखा है कि आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस जो सोर्सेज हैं उनको हम साइंटिफिक टेक्निक्स से कैसे हम उनको वैलिडेट कर सकते हैं। फिर हमने कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स की बात की है। उसके बाद हमने लिटरेरी सोर्सेज के बारे में देखा है कि ये हमने 7 टाइप्स के जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो हमने देखे हैं। फिर हमने देखा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप के 2 सोर्सेज होते हैं। और उसके बाद हमने चैलेंजेस देखे हैं कि चैलेंजेस क्या हैं हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज के लिए, या हिस्टोरियंस के आगे क्या चैलेंजेस होते हैं इंडियन हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं और आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम जो लिटरली ये सोर्सेज हैं इनको एक एक करके हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।